गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलो देखो, हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। हमने दोनों के हार्मोनल कंट्रोल भी देख लिए। तो हमने ओवरऑल में ये जो पैकेज है आपका स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। आज से हम देखने वाले हैं क्या? आज से हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअल में फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। और जब आप फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो अलग अलग तरीके के कंडीशन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस दिखाई देंगे, ठीक है ना। स्टार्ट्स फ्रॉम इंसेमिनेशन, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो कंडीशन होता है, देखिए, जब आप स्पर्म और एग के बनने की प्रक्रिया को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद ही स्पर्म को एग के साथ मिला सकते हैं, ठीक है ना। तभी उन दोनों की मीटिंग होगी। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रोसेस होता है इस फिजियोलॉजी में, ठीक है, उस रो में जो सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या है? वो है एक्चुअल में गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। सो हम फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन में जो शुरू करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला जो पार्ट होगा दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। और देखिए, यहाँ पर आप एक सिंपल सी बात सीख लीजिए, मतलब ओवरऑल में आप इस रिप्रोडक्शन को कैसे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को इसके बाद, ठीक है। ये बहुत आसान है। देखिए, आपके पास दो कंडीशन है, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा इसको। उसके बाद फिर हम लोग जिसको कहते हैं ना, मैं आपको पूरा एक साइनॉप्सिस बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जो इसके टेक्निकल टर्म्स हैं, जो चीज़ें हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बट जैसा होता है ना कि ओवरऑल अगर आपसे किसी ने पूछा, ठीक है ना, तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए, ठीक है, एनी टाइम। तो देखिए, आपके पास कंडीशन क्या है? सबसे पहले हमने ये देखा कि एक तरफ ओवरी है, दूसरे तरफ टेस्टिस है। टेस्टिस के पास कैपेबिलिटी होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? मेल सेक्स हार्मोन, सॉरी, मेल गैमेट, नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं आप उसको? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और फीमेल के पास कैपेबिलिटी होती है टू सिंथेसाइज एग और ओवा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग और ओवा के बनने में, ठीक है, जिसको आप फीमेल गैमेट कहते हो, या टेस्टिस से जो आपके स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, तो आखिर उनके बनने की कोई ना कोई तो प्रोसेस है, ठीक है। उसी प्रोसेस को आपने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसको आप क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो पहले क्या बन रहे हैं? पहले स्टेप में गैमेट बन गए। अच्छा, अब गैमेट बन गए तो नेक्स्ट व्हाट? ठीक है, अब गैमेट का क्या करना है? तो देखिए, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि गैमेट बनेंगे तो गैमेट का कुछ ना कुछ किया जाए, ठीक है। लेकिन चूंकि आप रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को ना ऑथेंटिकली पढ़ रहे हो, तो हम ये मान करके चलते हैं कि मेल और फीमेल की मीटिंग हो रही है, ठीक है, उनके साथ एक दूसरे की कॉपुलेटरी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, और उस प्रोसेस को आप एक्चुअल में कहते हो इंसेमिनेशन, ठीक है, जिसमें है, या इंसर्शन, जिसमें क्या होता है? मेल जो है वो अपने मेल गैमेट यानी कि स्पर्मेटोजोआ को इंट्रोड्यूस या इंसेमिनेट करते हैं इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। दैट इज द सेकंड प्रोसेस, ठीक है। हालांकि इस प्रोसेस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ाने वाला है, ठीक है, बट एक सिंपल कंडीशन है कि किसी भी तरीके से जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ मेल है वो फीमेल के अंदर अपने स्पर्मेटोजोआ को इंट्रोड्यूस कर दे। अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि फीमेल के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ इंटर करे हैं, ये आगे सारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। हम ये भी मान करके चल रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें कोई ना कोई तो एक जिसको कहते हैं ना कि ऑथेंटिक पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि जो आपके स्पर्मेटोजोआ फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, उनमें कुछ स्पर्मेटोजोआ अपने आप को बचते बचाते, आगे पढ़ेंगे कि कैसे, ठीक है, और वो पहुंच गए कहां? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में पहले से क्या है? एग ऑलरेडी मौजूद है। एग की मौजूदगी पहले से होती है, समझते जाइएगा। एग जो होते हैं वो एग के फॉर्म में नहीं होते, भले ही हम लोग एग एग कह देते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होते हैं? सेकेंडरी oocyte। देखिए, एक सांस में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक किस फॉर्म में होते हैं? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो पहले से वेट कर रहा है किसका? स्पर्म का। समझ में आ रहा है ना? और जब ये स्पर्म का वेट कर रहा है तो स्पर्म वहां तक पहुंच रहा है, उसको सिग्नल उसको मिलने लगी कि भाई स्पर्म इज कमिंग। तो उस कंडीशन में जो सेकेंडरी oocyte है, इट अंडरगोज नेक्स्ट डिवीजन, जिसको आप कहते हैं मियोसिस सेकेंड। और उस मियोसिस सेकेंड से वो क्या बनाते हैं? राइप एग बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, राइप या मैच्योर एग बनाते हैं। तो एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ मैच्योर एग बन करके तैयार है, दूसरे तरफ स्पर्म की एंट्री हो गई फैलोपियन ट्यूब में। अब हम फिर ये मान करके चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सिंपल चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, लेकिन ओवरऑल में 10 मिनट में आप कैसे रिप्रोडक्शन को मतलब जिसको कहते हो ना कंपाइल कर सकते हो। अब क्या हो रहा है, अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि एक स्पर्म जो है वो उस एग के साथ पहुंच गया सामने दोनों, ठीक है, और जैसे ही एग और स्पर्म आमने सामने हुए, ठीक है, स्पर्म ने खुद को तैयार कर लिया कि वो किसी भी हाल में एग के अंदर इंट्रोड्यूस होकर के रहेगा, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है, क्या क्या उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, ठीक है, किस तरीके से पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म होते हैं, किस तरीके से उनके न्यूक्लियस मिलते हैं, ये सब बातें होंगी। बट अभी हम मान करके चल रहे हैं कि स्पर्म ने अपनी एंट्री करा ली एग के अंदर, ठीक है, और एग के अंदर एंट्री करा ली, इसका मतलब ये हो गया कि हेड ऑफ द स्पर्म, जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है, जो न्यूक्लियस का हिस्सा है मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट का, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका एग है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो फीमेल गैमेट है, उनके न्यूक्लियस, ये दोनों आपस में मिट गए, ठीक है, उनकी मीटिंग हो गई, ठीक है, वो आपस में जुड़ गए, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब जरा सोचिए, अगर ये दोनों फ्यूजन ऑफ गैमेट में पार्टिसिपेट कर गए तो क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। वो प्रोसेस क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन की, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ गए। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद इंसेमिनेशन, ठीक है, तो इंसेमिनेशन आपको ऐसे टर्म वाइज केवल जानना है, बट इसके बारे में कोई डिटेल आइडियाज नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं ऐसा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन, देखते जाइएगा उस रो में तीसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गए, अब देखिए फर्टिलाइजेशन अगर हो गए तो नेक्स्ट क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट की सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए अगर आप 10 क्लास में होते तो हम डायरेक्टली आपको कह सकते थे कि जाइगोट बन गए, जाइगोट जो है वो यूट्रस में पहुंच गया, इंप्लांटेशन हो गया, आगे की प्रोसेस हो गई। लेकिन अब आप आ गए हैं 12 क्लास में, तो एक प्रोसेस जो बार बार छूट जाती है हमारे लोअर क्लासेस में, ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज, ठीक है, शायद मैंने पहले भी एक बार चर्चा करी। देखिए कंडीशन ये होती है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनते हैं, उस जाइगोट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास जो सेल्स हैं उनकी साइज इतनी बड़ी है कि वो ह्यूमन सेल साइज को मैच नहीं करते। ह्यूमन के जो सेल साइज होते हैं उनसे वो मैच नहीं कर पाते, उनकी साइज काफी बड़ी होती है। तो पहले क्या करना होता है, उस सेल के साइज को कॉम्प्रोमाइज करना है अप टू द ह्यूमन सेल साइज, पहले वहां तक लाइए तब तो आगे के प्रोसेस में जाइएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसीलिए कहा जाता है कि क्लीवेज इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जाइगोट, ठीक है, टू अटेन द नॉर्मल सेल साइज, ठीक है। तो इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें केवल साइज को छोटा करना है बस, इसलिए इसको कहा जाता है कि इट इज अ फ्रैक्सिनेटिंग डिवीजन। फ्रैक्शन करते हैं ना हम लोग मैथमेटिक्स में, ठीक है, क्या करते हैं, बड़े से छोटा करते 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 फाइनली इनडिविजिबल फॉर्म में उसको ले आते हैं। यही करते हैं ना, शायद मेरे से ज्यादा मैथ आप लोग जानते हैं, ठीक है, मैं तो 20 साल हो गया, 20 भी नहीं है, उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, मैथ मतलब बुखार, ठीक है ना। हाँ, तो अब तो मैथ का एम भी नहीं आता, ये लोग पढ़ते हैं वो मैथमेटिक्स का जो एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, कितने लोग लिए हुए एक्स्ट्रा मैथ वाले कितने हैं, एक तो उधर दिखाई दे रही है मुझे, पढ़ता है, ठीक करता है, एकदम ठीक करता है। अच्छा ये पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, अरे तेरी तो कब फेल लिखवाओगे उसमें, थोड़ा बहुत पढ़ लो। अभी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, मैंने मैथ लिए और नहीं पढ़ते हैं, ऐसा है, बस शाबाश, गजब, आप लोग तो आगे जाके नोबेल प्राइज जीत सकते हो, तो घर को कि मैथ में मिलता नहीं किसी को, ठीक है, नहीं बहुत एकदम शाबाश, मतलब ये सही है, भगवान आपकी आत्मा को शांति तो देगा, अंत में सब में बढ़िया नंबर आएगा और नीचे में एफ लिखा हुआ रहेगा, तो सामने वाले को बताना एफ का मतलब फर्स्ट लिखा हुआ है, नीचे से फर्स्ट किया, मैथ्स सबसे कम से ऊपर, क्योंकि बाकी में तो डी लिखा हुआ है। अगर आप 70 प्लस या 75 प्लस लाते हैं तो बगल में डी लिखते हैं, डिस्टिंक्शन, ठीक है ना, मतलब अच्छे मार्क्स को वो लोग ना मतलब लिखते हैं डिस्टिंक्शन के फॉर्म में। अब आधे लोग सोच रहे हैं अच्छा हमरो आएगा क्या डिस्टिंक्शन, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो देखो, तो जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनको शायद पता होगा, बचपन में तो पढ़े हैं ना, भले ही अभी 55 के पढ़े तो है, उसमें हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं, बचपन में से ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सो इट इज द फ्रैक्शनेटिंग डिवीजन, फ्रैक्शनेट होकर के फाइनली उन्होंने अटेंड कर लिया अपने नॉर्मल सेल साइज। एक बार जैसे ही नॉर्मल सेल साइज अटेंड कर गई, देखिए उस प्रोसेस में जो बनते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, क्या कहते हैं उनको, और ये सब बोर्ड एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट बड़े फेवरेट सवाल हैं।
अभी जब एक एक करके चलेंगे ना तब हम आपको क्वेश्चन छांट छांट करके बताएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कैसे आते हैं, नीट उट में कैसे आते हैं, इसको फिर हम लोग छाटेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर फिर क्या होता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस जो है, अब क्लीवेज हो गया, क्लीवेज के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो ब्लास्टोसिस्ट बन गए, तो नेक्स्ट प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन, जिसमें यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल से ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होगी। समझ में आ रहा है ना। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं आप उसको, इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब जरा सोचिए कि जब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो जब डेवलपमेंट शुरू हो गया तो भाई जो सेल्स हैं उस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, शुरुआती दौर में तो चलो ये यूट्राइन मिल्क से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन बाद में बताया था ना कि ग्लैंडुलर अपीयरेंस होता है, याद आ रहा है, यूट्रस से पढ़ रहे थे तो इंडोमेट्रियम के जो वॉल होते हैं उनके पास ग्लैंडुलर एक्टिविटी होती है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए समस्या समझिएगा तो समाधान मिल जाएगा, एंड दैट इज द प्रोसेस। भाई जब इम्प्लांटेशन हो गया, सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि करना तो है उनको बेबी प्रोडक्शन, ठीक है, यानी बहुत नंबर ऑफ सेल्स बनाने हैं, ठीक है ना, मतलब आप ऐसे कर लीजिए तो मिलियंस ऑफ सेल्स बनाने हैं। तो मिलियंस ऑफ सेल बनाने के लिए कुछ एक सेल जो वहां पर मौजूद हैं उनको क्या करना होगा, न्यूट्रिशन लेना होगा। न्यूट्रिशन लेंगे, डिवीजन करेंगे, मतलब पहले ग्रोथ करेंगे फिर डिवीजन करेंगे, यही तो करना होगा ना। तो शुरुआती दौर में तो यूट्राइन मिल्क से काम चल जाता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे चीजें जो है वो उनसे नहीं संभलती, यानी यूट्राइन मिल्क से चीजें नहीं संभल सकती। तो क्या हो जाता है, उनको चाहिए मदर से फीडिंग, ठीक है, कि मदर से हम डायरेक्ट फीडिंग ले, डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और इसके लिए इनको करना पड़ता है क्या, प्लासेंटा फॉर्मेशन। क्या करना होता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, प्लासेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, प्लासेंटेशन। किसी को दिक्कत, देखिए एकदम रो वाइज चलते आ रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही प्लासेंटेशन हो गया, प्लासेंटा को आप क्या कहते हैं, इट इज द टेम्पररी एंड इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है। मदर और फीटस के बीच में ये क्या है, एक इंटीमेट कनेक्शन है, ठीक है। तब से कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं दोनों, ठीक है। देखिए फिर वीडियो लेक्चर में ना नाम आ जाएगा, आपका नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या हो रहा है, समझिए, इन सारी चीजों को समझिएगा तभी मजा आएगा पढ़ने में। आप लोगों को पता नहीं कैसे नहीं मजा आता है, मतलब अगर आप चीजों को सीखना चाहते हैं ना तो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आप खाली उस लाइन को पकड़ते जाइए, आप एक सांस में रिप्रोडक्शन को खत्म कर सकते हैं, एक सांस में। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं करना है, बस आपको चीजें एक के बाद दूसरे के साथ जोड़ देनी है। एक बार अगर आपने उस ब्रिज को समझ लिया तो आपके पास रिप्रोडक्शन चैप्टर जो होंगे वो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, तैर रहे होंगे, आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टेक्निकलिटी इसलिए ज्यादा भारी हो जाती है आपके लिए, टेक्निकल टर्म्स, क्योंकि एक तो आपको पहले जो चीजें होती है वो आपने नहीं समझा, उसके बाद वो वर्ड्स जो है वो आपको परेशान करते हैं, तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नहीं तो अगर आपको प्रोसेस पता है तो वर्ड्स को आप ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बायोलॉजी में सब सारा खेल जो है वो एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैथ और फिजिक्स में ही कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस आप उस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को पकड़िए। देखिए बहुत सारे टीचर्स हैं जो हिस्ट्री में भी इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट निकाल करके ले आते हैं कि जो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट्स मानी जाती है नियम से, वो भी बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट मतलब बन करके सामने आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप उस चीज को समझिए, बहुत बेहतर चीजें बता रहा हूं। अब हम आगे कहा, प्लासेंटा बन गया। प्लासेंटा बन गया तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मदर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो गई है। और अगर मदर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो गई है, इसका मतलब कि मदर के जो न्यूट्रिटिव मटेरियल्स हैं, केवल न्यूट्रिटिव ही नहीं, उसमें ऑक्सीजन भी जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बैक हो रहे हैं, वेस्ट मटेरियल बैक हो रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। बट अभी हम लोग चूंकि कंटिन्यू कर रहे हैं आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, इसलिए हम उस पार्ट को केवल वहां तक ही अभी सीमित रखें, क्योंकि मैंने कहा कि ये हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज में, ठीक है, ऊपर ऊपर से चीजें देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि न्यूट्रिटिव मटेरियल पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, सेल में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको कहते हो, ठीक है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। तो फीटस के जो सेल हैं उनमें डिवीजन चल रहा है, और धीरे 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 देयर इज अ ग्रोथ। और इस ग्रोथ के कारण क्या हो रहा है मालूम है, यहां पर एक नई चीज पढ़ हो गया, ठीक है। और वो चीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। क्या कहते हैं उसको, गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। आपको याद होगा 11th क्लास में, ठीक है, शायद याद हो, जब हम लोग हार्ट पढ़ रहे थे
तो मैंने लिखवाया था और वहां पर बताया भी था, और फिर कहा था कि रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पर बताऊंगा। वहां पर हमने लिखा था हार्ट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, और बताया था कि देखिए रिप्रोडक्टिव कंडीशंस में जब हमारी डेवलपमेंट होती है, दैट इज द ये पार्ट एक्चुअली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, एम्ब्रियोलॉजी। तो उस कंडीशन में मैंने आपको उस समय भी बताया था, थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग वहीं पर हैं, अभी उसका डिटेल आइडिया नहीं ले रहे हैं, कि जब आप जर्म लेयर्स की बात करेंगे तभी बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम लोग एक्चुअल में कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है? गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। प्रोसेस क्या है? गैस्ट्रुलेशन। और उस प्रोसेस में हो क्या रहा है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन से हैं? तो पहले को कहा जाता है इक्टोडर्म, दूसरे को कहा जाता है मीजोडर्म, और तीसरे को कहा जाता है एंडोडर्म। और एक बार अगर ये जर्म लेयर एस्टैब्लिश हो गया ना, तो आगे का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन डेवलपिंग फीटस या डेवलपिंग एम्ब्रियो। अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो आपके सिलेबस से हटाया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करूंगा, जब वहां पर पहुंचेंगे तो मैं कुछ ऑर्गन्स की जानकारी आपको दूंगा, ठीक है, कि कौन से ऑर्गन किस पर्टिकुलर मंथ में सेटअप होते हैं आपके अंदर, ठीक है, और किस तरीके के कंडीशन है, इक्टोडर्मल ऑरिजिन के हैं, मीजोडर्मल ऑरिजिन के हैं, या फिर इंडोडर्मल ऑरिजिन के हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब जब ये वाली बात कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज अ कंप्लीट डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट की भी एक बहुत अच्छी खासियत है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ टोटल 9 to 9.5 मंथ का एक पीरियड है। टोटल डेवलपमेंट का जो टाइम है, टोटल जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो कितना है? वो जो है वो 9 to 9.5 मंथ का है, ठीक है। आप उसको बाद में डे में कंप्लीट कर लीजिए, 9 मंथ कब होते हैं, 9.5 मंथ कब होते हैं, जब हम लोग पार्चुरेशन पढ़ेंगे तो बताएंगे आप, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको पता है लास्ट इज द 7th मंथ, 7वां महीना जो होता है बस वही लास्ट मंथ होता है ऑर्गन के डेवलपमेंट का। उसके बाद ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं होते, उसके बाद देयर इज अ मैच्योरिटी ऑफ दैट ऑर्गन्स। सब अपने अपने फंक्शनल और एनाटॉमिकल एस्पेक्ट में खुद को तैयार करते हैं कि आने वाले टाइम में हमें वर्क फंक्शन परफॉर्म करना। अभी तक तो सब मदर कर रही थी, ठीक है ना। अभी तो जो काम था, ज्यादातर काम में आपको मदर का सहारा लेना है, लेकिन इनकी प्रिपरेशन 7वें मंथ के बाद, वो भी पूरा 7वां मंथ नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। 7 मंथ से शुरुआत हो जाती है, 7वें महीने का पार्ट, 8वां पूरा, और 9वां महीना जब तक आपका जन्म नहीं होता है, ठीक है, तब तक बॉडी ऑर्गन खुद को मैच्योर कर रहे होते हैं कि जब वो बाहर आएंगे, जब एज अ बेबी आप बाहर आएंगे तो उनके फंक्शंस किस तरीके से कंटिन्यू होंगे, ठीक है ना। इसलिए देखते हो कभी कभी इमेच्योर बेबी प्रोड्यूस हो जाते हैं 8वें महीने में, 8.5वें महीने में, 9वें महीने के एकदम शुरुआती दौर में, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जार में रखे जाते हैं, इंक्यूबेट किया जाता है उनको, तमाम ऐसी प्रोसेसेस होती है। लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है कि इससे मतलब बच्चे की डेथ होती है। हाँ, एकदम से शुरुआती अवस्था नहीं होनी चाहिए, बट अगर 8 मंथ, 8.5 मंथ, 8.25 मंथ, 9 मंथ अगर है तो उस कंडीशन में बच्चे जो है वो निकाले जा सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मदर को नुकसान हो रहा है या बच्चे को कोई नुकसान हो रहा है तो फिर ये वाला काम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का हार्ट बीट जो है वो अचानक से डाउन होने लगता है, ठीक है, और उस कंडीशन में या बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है अचानक से किसी कारण से, ठीक है। अब वहां पर जब अल्ट्रासाउंड होता है पता चलता है कि ये वाली प्रॉब्लम हो गई। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो है वो पलटी मार देता है, ठीक है, और क्या हो जाता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो पूरी तरह से ना उसी में वो खुद में फंस जाते हैं। तो बॉडी में फंसते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बार क्या होता है गर्दन में फंस जाता है, ठीक है। गर्दन में फंस जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड से, और वो सब मदर को ही मतलब बताना है। जैसे क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान 8वें 8.5वें महीने में बच्चे की मूवमेंट कम हो गई, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है, 1 दिन हो गया, 1.5 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तब मदर को बहुत कॉन्शियसली जो है वो अपने घर वालों को बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये साइन सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक मैच्योर बेबी हर बार जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा वहां, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए भले ही हो सकता है कि वो चुप रहे या कुछ ना करे या समथिंग लाइक दैट, लेकिन बार बार और बहुत लंबे समय तक अगर वो शांत बैठा हुआ है तो उस चीज को तो इंडिकेट और तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो वो मदर को स्टेबलाइज करना है कि भाई ऐसी कंडीशन हो रही है, गायनिकोलॉजिस्ट से मिलना है। गायनिकोलॉजिस्ट भी देखती हैं, कुछ अता पता नहीं चल रहा है ज्यादा, चलो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन हो रही, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, कोई एक प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो वहां पर फिर क्या है कि एक प्रीमेच्योर बेबी का भी कॉन्सेप्ट है। खैर अभी हम ये सब नहीं मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं
कि प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, देयर इज द कंडीशन ऑफ पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ। और ये चाइल्ड बर्थ की शुरुआत होती है 9 to 9.5 मंथ में, जब देयर इज अ स्टार्ट ऑफ लेबर पेन। ठीक है, जब लेबर पेन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इससे क्या हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया। ठीक है, चाइल्ड बर्थ में दोनों कंडीशन है, सिजेरियन भी होते हैं जो आजकल बिल्कुल कॉमन मेथड हो गया है। ठीक है, और दूसरा जो नॉर्मल बर्थ होते हैं, आप जाकर के देखिएगा वो जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उनमें लिखा हुआ है नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, सिजेरियन तो फलना तो चिलना सब लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, कभी पढ़ते हो कि नहीं, बोर्ड वोर्ड कभी पढ़ते हो, वो रोड वोड पर जाते हो तो नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, बड़े सारे नॉलेज मिलते हैं। मतलब नॉलेज केवल क्लासरूम में बैठ करके थोड़ी मिलता है। ठीक है, आप जाइएगा, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट के बैनर लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी पूछा नहीं, उसमें लिखा हुआ है लेप्रोस्कोपिक सर्जन। ठीक है, आपको तो तुरंत पूछना, सर कल हमने देखा था लेप्रोस्कोपी, क्या होता है ये लेप्रोस्कोपी? ठीक है, ये आपको पूछना चाहिए। चलिए मैं आगे बताऊंगा, मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको है ना, वो 3 इडियट्स में, ज्ञान जहां से मिले वहां से कलेक्ट कीजिए। ठीक है, अकूत भंडार है इस दुनिया में ज्ञान के, बस आपको केवल सजग रहना है कि कौन चीज कहां से मिल रही है, उसमें सब चीज आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान का मतलब केवल वही ज्ञान जो बेहतर होते हैं। ठीक है, कुछ ज्ञान होते हैं जैसे गालियां सीखना, ये भी ज्ञान का पार्ट है भाई। कल के डेट में कोई गलिया के चला जाएगा, मुझे तो आता ही नहीं है मम्मी, सॉरी। ठीक है, मुझे तो आता ही नहीं है, कितना गंदा बात है। मम्मी के 2 झापड़ मारेंगे, तुमको गाली नहीं आता, क्या नहीं आता है? ठीक है, इसको भी सीखना है तुम्हें। तो जब मैं साउथ इंडिया गया तो मेरे सीनियर ने मेरे से कहा कि देख, सबसे पहले जो सीखना, मैंने कहा कि मुझे तमिल सिखा दो। ठीक है, प्लीज टीच मी तमिल। उन्होंने कहा नो नो, तमिल नहीं, सबसे पहले तुम तमिल की गालियां सीखो। ठीक है भाई, कोई तुम्हें गाली दे करके चला जाएगा किसी बात पर और तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैंने तमिल की गाली सीखी, तेलुगु की गाली सीखी, कन्नड़ा में गाली सीखा। ठीक है, तो मेरे पास अकूत भंडार हो गए उसके। ठीक है, तो आप उनको हिंदी में देते थे, वो आपको तमिल में देते थे। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी भी गालियां होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, तो उस कंडीशन में आप सेम टू यू कह करके निकलिए। क्या करिएगा, वो भी कहते थे सेम टू यू, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले, मतलब ज्ञान का मतलब हर चीज का ज्ञान है। ज्ञान का मतलब कोई एक चीज पर आप खुद को स्टिक नहीं कर सकते हो, नहीं तो हर बार मम्मी और पापा को याद करना पड़ेगा। मम्मी इसने ऐसे बोल दिया, पापा इसने ऐसे कर दिया, तो कितना बुरा लगेगा कि इतने बड़े हो गए अभी तक खुद से लड़ भी नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए ना हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, ये भी होना चाहिए। तो 2-4 बार लड़िए, 2-4 बार देखिए कि माहौल कैसे गर्म होता है। ठीक है ना, 2-4 फैटा पैटी करके देख लीजिए कि पिटाते हैं कि पीट के आते हैं, नाक मुंह फोड़वाइए। नहीं देखिए, तो अच्छा देखो, छोटा बच्चा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, छोटा बच्चा जो होता है वो गिर जाता है। ठीक है, गिरता है तो आप क्या कहते हैं, अरे मेरा बाबू गिर गया। नहीं कहते, कोई बात नहीं बेटा, मजबूत कैसे बनेगा तू। कहते हैं ना हम लोग कि रोने लगते हैं, आप भी, वो बच्चा रो रहा है, आप भी वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आप कहते हैं कि अब मान लो माथे में चोट लग गया, ठीक है, आप कहते हो कोई बात नहीं, माथा मजबूत बनेगा। कल के डेट में किसी को माथे से मार करके उसका माथा फाड़ देना। ठीक है, तो टेंशन ना ले बेटा। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, जमीन को मारते हैं। ठीक है, उसको लगता है कि अरे तेरी हम ज्यादा मजबूत हैं, जमीन कमजोर है। ठीक है, तो बच्चा जो है वो धीरे धीरे, तो वैसे ही धीरे धीरे आप जब ज्ञान लेना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हॉस्टल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ठीक है, एक बार अगर जीवन में हॉस्टल लाइफ बिता लिए तो मुझे याद करना कि सर ने सही बोला था। ठीक है, दुनिया में हर चीज सीख करके आओगे वहां से, अच्छी बुरी हर चीज, और सब चीज की जरूरत है जीवन में। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अच्छी चीजों की ही जरूरत है। ठीक है, राजा बेटा बन के ही जीवन चलने वाला है। ठीक है, रानी बेटी बन के ही जीवन चलने वाला है, नहीं। ठीक है, कभी आपको लड़ाई भी करना पड़ सकता है किसी के साथ। ठीक है, वो अभी नहीं करता है, तो मम्मी को फोन करके रो रहे हैं बैठ करके। ठीक है, उसने फलाने ने हमको ऐसे बोल दिया, अरे तू भी बोल दे, वो एक बोला तू 2 बोल दे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, अभी बोल रहा हूँ बोलने के लिए, उस समय बोलना। चल है क्या जी, मेरे बारे में बोल रहे हैं। सर जी लड़वा दिए, सर लड़वा नहीं रहे, सर बता रहे हैं सिचुएशन को। ठीक है ना, सिचुएशन को बता रहे हैं। अब इसका कतई मतलब नहीं कि सब चीज सीख लो, अब धीरे धीरे में बाढ़ आ गया कूद जाओ। ठीक है, कि सर ने बोला था कि बाढ़ में भी एक बार तैरना सीख लेते हैं, पता चलेगा कि नाम की पूड़ी बट गई तुम्हारी। ठीक है, और फिर वही कहेंगे लड़कवा तो बढ़िया था, गलत काम कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, चलो देखो, तो पार्चुरेशन हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गई। अच्छा देखिए, हम क्या है, मैमल्स। ठीक है, तो हम तो यंग वंस को बर्थ करते हैं। अब जब हम यंग वंस को बर्थ कर रहे हैं
तो कंडीशन हमारे साथ क्या हो रही है कि भाई उसको फीड भी करना है। तो देखिए एकदम क्लियर कट कंडीशन है और बड़ा मजेदार बात है ये, जिसने जन्म दिया है फीड भी वही करे, ठीक है। नेचर ने एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है। और देखिए एक बात और जान लीजिए, मतलब ये बात मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूं कि मेल के पास इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इन चीजों को हैंडल कर सके, ठीक है। फीमेल को नेचर ने ये सारी चीजें इसलिए भी दी हैं क्योंकि फीमेल, देखिए लड़कियों की बड़ाई हो रही है, महिलाओं की बड़ाई हो रही है, नहीं खुश हो जाओ, ऐसे मैं जनरली करता नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, नेचर की ये सच्चाई है कि नेचर जो है वो हमेशा फीमेल को स्ट्रांग मानती है, ठीक है। भले ही समाज माने या ना माने, लेकिन नेचर फीमेल को स्ट्रांग मानती है, ठीक है। नहीं तो पार्चुरेशन की पीड़ा जो है वो मेल नहीं सह सकता, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स जो है वो मेल नहीं सह सकता, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और हम पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। और हजारों प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं के जीवन में, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस, इवन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी ऑल्सो, लेकिन फिर भी वो डट करके उन सारे चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। और देखिए आपके जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और इसीलिए देखिए डार्विन ने, ये तो एक पार्ट है ही, इसलिए डार्विन ने कहा कि नेचर ने उनको रिवॉर्ड भी दिया है, ठीक है। और नेचर ने उनको क्या क्या रिवॉर्ड दिया था, बताया था ना, लॉ ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, ठीक है। पार्टनर चुनने का अधिकार फीमेल को है नेचर की तरफ से, ना कि मेल को है, ठीक है। तो नेचर ने रिवॉर्ड भी दिया है इस काम के लिए, ठीक है ना। ना तुम्हें नहीं मिला है, छोड़ो नहीं, ठीक है। अभी कह रहा है कि सर हम सरकारी नौकरी करेंगे तो अगुआ हमारे घर आएगा कि हम जाएंगे अगुआ बन करके, ना ना, वो जैसे ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही है, ठीक है। वो इतने में खुश है कि हमारे घर कोई आएगा कि हम जाएंगे किसी के घर, नहीं। देखो पहले के जमाने में भी होता था स्वयंवर, ठीक है। और वहां पर भी यही होता था ना कि लड़कियां जो होती थी उनको अपने पति चुनने के अधिकार थे। समय बदला, समाज बदला, और ये भी सब जगह नहीं होता, मतलब अपने यहाँ बिहार यूपी में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं होना, आप केरला चले जाइए आपको उल्टा समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। साउथ इंडिया में चले जाइए, बहुत सारी चीजें आपको उल्टी नजर आएंगी, ठीक है। जैसे अपने यहाँ रात को शादी होती है, वहां दिन में शादी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, खैर। तो ये वाली कंडीशन जो है ये हमारा पूरा एक, जिसको कहता है ना, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है इस पूरे रिप्रोडक्शन चैप्टर का, दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। धन्यवाद।